हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शोभित विप्लव को घूरते हुए बोला, क्या पूरे घर में अनाउंस करके जाऊं कि मैं आज डेट पर जा रहा हूं? और मॉम ने ब्लाइंडेड प्लान की थी। रचना उन दोनों के बीच में आते हुए शोभित से बोली, मैंने पूछा तुम्हें प्रज्ञा कैसी लगी? शोभित अपना सिर हिला कर बोला, अच्छी थी। रचना मुस्कुराकर बोली, तो तुम बताओ, तुम दोनों की? शोभित रचना की बात को बीच में काट कर बोला, मॉम, वो अपने करियर के शुरुआती दौर पर है और मैं भी अभी शादी नहीं करना चाहता। इसलिए हम दोनों डिसाइड किया कि हम दोनों कुछ वक्त के लिए एक दूसरे को डेट करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। बोला, भैया सिद्धू? नहीं। अदिति शोभित की बात पर बोली, नहीं नहीं, सिद्धू क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं उन्हें भैया न कहकर सिद्ध। शोभित दांत पीसकर बोला, अदिति, मैंने कहा ना वो तुम्हारे भैया है, इसलिए तुम उसे भैया कहोगे। अदिति पाउट बनाकर बोली, ठीक है। शोभित अदिति के सिर को थपथपा कर बोला, गुड। रचना शोभित की तरफ देखते हुए बोली, कल तुम्हारे डेट का क्या हुआ? क्या तुम्हें प्रज्ञा पसंद आई? विप्लव हैरानी से शोभित की तरफ देखते हुए बोला, ब्रो, आप डेट पर गए थे लेकिन आपने बताया नहीं। सारंग बिल्ला इधर। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मृत्युंजय भी आ गया था। आदित्य मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहते हैं, अंकल, मुझे महक दीदी से मिलना था, आज संडे है, आप मुझे लेकर चलोगे? विप्लव आदित्य का साथ देते हुए मृत्युंजय बोला, बनी बिल्कुल सही कह रही है भाई, मुझे भी भाभी से मिलना है और उनका घर भी देखना हो जाएगा। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, तुमने अपने नोट्स कंप्लीट किए? अदिति शोभित की बात पर अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, मैंने कंप्लीट किया है और मैंने सिद्धू का क्लास भी अटेंड किया है। शोभित अदिति को बड़ी शिद्दत से घूरते हुए रचना शोभित की बात सुनकर बोली, अच्छा, और कुछ दिन बाद बहाना बना दोगे कि हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, इसलिए ब्रेकअप कर चुके। मैंने ये ट्राई अपनी शादी के वक्त भी किया था। शोभित अपने आईब्रो को हल्का सा खुजलाकर बोला, ट्रस्ट मी मॉम, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ अभी मुझे शादी के लिए फोर्स मत कीजिए। मैंने आपकी बात मानकर डेट पर गया, मुझे लड़की अच्छी लगी, हम दोनों ने जो डिसाइड किया हम वही करेंगे। अदिति, जो कि शोभित की बातों को सुन रही थी, विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, वापी चलो, हम महक दीदी के घर चलते हैं। शोभित अदिति की बात सुनकर बोला, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। अदिति शोभित को इग्नोर कर मृत्युंजय से बोली, आपका हो गया, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर अदिति कमरे की तरफ चली जाती है। शोभित मृत्युंजय की तरफ देखता है, जो कि गई अदिति को देख रहा था। शोभित के दिमाग में कोई चीज़ हिट करती है और वह मृत्युंजय से कहता है, मुझे आज राजीव से मिलना था, मैं चलता हूँ। इतना कहकर शोभित बिना किसी की बात पर ध्यान दिए वहाँ से निकल जाता है। वैशाली बैठी जो सब कुछ सुन रही थी, वो अमृत के कान में धीरे से कहती है, का ऐसा नहीं हो सकता कि अदिति को हम हमेशा के लिए ही घर पर रख लें? अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, शादी हर किसी की होती है। वैशाली अमृत को घूरते हुए बोली, यहाँ पर अभी 3 कुंवारे लड़के हैं, किसी के साथ भी करवा देते हैं, फिर हमारी बनी परमानेंट यहीं पर रह जाएगी। अमृत वैशाली के सिर पर हल्का सा मार कर बोला, इडियट, क्या तुम्हें सब कुछ इतना नॉर्मल लगता है? इस घर में सिर्फ करोड़पति की शादी होती है। वैशाली अमृत के पैर पर लात मारते हुए बोली, तो हमसे क्यों शादी की? अमृत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है और वैशाली को घूरने के बाद कमरे की तरफ चला जाता है। वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, हम भी जाएंगे महक दीदी से मिलने। रचना वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, और ये सारा काम कौन? वैशाली बीच में दामिनी और शीतल की तरफ इशारा करते हुए बोली, हम घर
हमारा घर है, कह रही थी ना, तो घर के काम करने का में हाथ पैर दुखते हैं, करेंगे वो दोनों। दामिनी वैशाली को घूरते हुए बोली, मैंने आज तक अपने घर में कटोरी नहीं उठाई और तुम यहाँ पर मुझे बर्तन। वैशाली दामिनी की बात को बीच में काट कर बोली, वहाँ और यहाँ के सिस्टम में फ़र्क है बुआ सास, और वो फर्क ये है कि यहाँ पर घर का काम औरतें करती हैं। विप्लव वैशाली के साथ देते हुए बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा वैशाली। दामिनी मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, तुम कुछ कहोगे या फिर बस यूं ही तमाशा देखते रहोगे? मैं इस घर की बेटी हूँ, ना कि नौकरानी। मृत्युंजय दामिनी की बात पर बोला, तो क्या आपको वैशाली इस घर की नौकरानी नज़र आती है? घर की बहू है वो, आपका घर पर हिस्सेदारी है, लेकिन उसका तो वो भी नहीं है, तो आपको इतना काम तो करना पड़ेगा ना। इतना कहकर मृत्युंजय डाइनिंग से खड़ा हो वैशाली से बोला, अपनी बहन की पसंद की चीज़ें ले लेना, तब तक मैं कुछ काम करके आता हूँ। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कमरे की तरफ चला जाता है। विप्लव वैशाली के पीठ पर चढ़कर बोला, चलो वैशाली। वैशाली उसके दोनों पैरों को पकड़ लेती है और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। रचना को बहुत हंसी आ रही थी, इसलिए वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। निर्जला दामिनी और शीतल की तरफ देखते हुए बोली, मैं कर लूँगी, आप लोग जाओ। शीतल निर्जला की बात पर बोली, नहीं आंटी, मैं कर लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। निर्जला शीतल की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो। इतना कहकर निर्जला अपने कमरे की तरफ चली जाती है। दामिनी शीतल को घूरते हुए बोली, वैशाली नाम की चिड़िया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। शीतल अपना सिर हिलाते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा, उसका तो काम करना ही पड़ेगा, हद से ज़्यादा जुबान और दिमाग चलाती है। तो दामिनी शीतल को पूरा डाइनिंग दिखाते हुए बोली, अच्छे से साफ कर देना, मैं उन लोगों से बात करके आती हूँ। इतना कहकर दामिनी कमरे की तरफ चली जाती है। शीतल दामिनी को जाने के बाद गुस्से से बोली, ये सनकी बुढ़िया मुझे सच में नौकरानी बनाकर रखेगी। काम होने के बाद सबसे पहले तुझे इस घर से निकाल दूंगी मैं। इतना कहते हुए शीतल फनफनाते हुए सारा काम करने लगती है। इधर अमृत का कमरा। वैशाली आराम से रेडी हो रही थी कि पीछे से अमृत उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता है। वैशाली अमृत के अचानक ऐसा करने पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारे दिमाग में कभी कभी शॉर्ट सर्किट होता है क्या? और ये बार बार चिपकना क्या है? अमृत वैशाली के गले पर किस करके बोला, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैशाली अपना पैर उठाकर अमृत को टखने पर मारकर अमृत को खुद से धकेल कर बोली, एक बात बताइए, तुमको कान और दिमाग खोल कर सुनो, किसी के हमसे चिपकने पर हमारे दिमाग में रोमांस मूड नहीं जगता है, बल्कि गुस्से वाला रूप सामने आता है। इसलिए समझा रहे हैं, जब तक हम खुद तुम्हारे करीब ना आए, तुम हमारे करीब मत आया करो, वरना किसी दिन तुम्हारी। अमृत वैशाली की बात पर अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर अपने दांत पीस कर बोला, तुम्हें मेरा एहसास इम्फेक्ट नहीं करता। वैशाली बिना किसी झिझक के बोली, इसमें इम्फेक्ट वाली क्या बात है? क्या हमें किसी से बात करना अच्छा लगता है तो क्या हम उससे चिपक जाते हैं? नहीं ना, तो तुम काहे हमसे दिन भर चिपकते रहते? अमृत वैशाली की बात सुनकर बोला, मेरा तुम्हारा नज़दीक आना तुम्हें चिपकना लगता है, मेरे छूने से तुम्हें गुस्सा आता है। वैशाली अपना सिर हिला देती है। तो अमृत वैशाली के बालों में अपना हाथ डाल गुस्से से कहता है, तो विप्लव के करीब क्यों आती हो? क्या उसका तुम्हारे साथ मस्ती करना तुम्हें छूना गुस्सा नहीं दिलाता? वैशाली हैरानी से अमृत की तरफ देखती है और एक जोरदार थप्पड़ अमृत के गाल पर जड़ देती है। वैशाली गुस्से में चिल्लाकर बोली,
एक भाभी का और एक देवर का रिश्ता माँ बेटे की जैसा होता है। मैं उसे अपना छोटा भाई समझती हूँ और तुम हम दोनों के रिश्ते पर सवाल उठा रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खुद के करीब नहीं आने दे रही। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला। ऐसे ही बात करता हूँ मैं जब कोई काम मेरी मर्जी से ना हो। वैशाली अमृत के कॉलर को मजबूती से पकड़कर बोली, और हमें तुम्हारे जैसे बेजुबान लोगों की जुबान को काबू में करना बहुत अच्छे से आता है। तो अपने कान और दिमाग को खोल कर सुनो। और हम तुमसे प्यार नहीं करते। तुम हमसे प्यार नहीं करते तो हम अपने शरीर का सौदा तुम्हारे साथ क्यों करें। अमृत वैशाली को खुद से दूर करके बोला, रखो अपने शरीर को अपने पास। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। जब कोई सवाल उठाएगा ना तुम्हारे ऊपर तब मुझसे मत कहना, और उससे भी ज़रूरी आज के बाद मुझसे बात मत करना। इतना कहकर अमृत गुस्से में कमरे से निकल स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वैशाली अपने बालों को ठीक करते हुए बोली, हाँ, निकलो यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे हम तो मरे जा रहे हैं तुमसे बात करने के लिए, और किसी में इतनी ताकत नहीं है जो हमसे कुछ कहे। इतना कहते हुए वैशाली अपने बाल बनाने लगती है, लेकिन उसकी आंखों में नमी तैर गई थी जिससे वो बहने नहीं देना चाहती थी। वैशाली कमरे से निकलकर मेन हॉल में आती है तो उसकी नज़र शीतल पर जाती है जो कि सारी साफ सफाई कर चुकी थी। वैशाली की नज़र गमले पर जाती है जिसने मिट्टी भरा हुआ था और शीतल वहीं पर काम कर रही थी। वैशाली विप्लव के कमरे में जाती है तो देखती है विप्लव अपने चार्ली के साथ खेल रहा था। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुमको भागम भाग डांस देखना है। विप्लव वैशाली की बात सुन एक्साइटेड होकर बोला, ये कौन सा डांस है, मैंने पहली बार सुना है, बताओ मुझे। वैशाली मुस्कुराकर बोली, चलो बताती हूँ तुम्हें। इतना कहकर वैशाली चार्ली को अपनी गोद में उठा लेता है। उन दोनों की दोस्ती हो गई थी और अब वैशाली चार्ली से डरती नहीं थी। वैशाली चार्ली को लेकर मेन हॉल में आती है और चार्ली से कहती है, तो जो सामने दिख रही है ना, तुम उसके पास जाओ और जोर से भौंकना। विप्लव वैशाली की तरफ देखते हुए बोला, और अगर इस बारे में किसी को पता चल गया तो। वैशाली विप्लव को घूरते हुए बोली, अशुभ बात मत किया करो वरना अभी इस बालकनी के ऊपर से नीचे धकेल देंगे, तुमको मर जाओगे। विप्लव जल्दी से अपना मुंह बंद कर लेता है। वैशाली चार्ली को छोड़ देती है तो चार्ली चुपचाप शीतल के पीछे खड़ा हो जाता है। शीतल जब डाइनिंग साफ करके पलटती है तो चार्ली को देखकर डर जाती है। चार्ली अपनी डरावनी मुस्कान के साथ जोर से भौंकने लगता है। शीतल पूरे मेन हॉल में दौड़ते हुए चिल्लाने लगती है और चार्ली उसके पीछे दौड़ने लगता है। अचानक वहां पर रखे गमले से शीतल टकरा जाती है और गमले से भरा मिट्टी पूरी तरीके से मेन हॉल में फैल जाता है। विप्लव पेट पकड़कर जोर से हंसते हुए बोला, अरे ये तो सच में भागम भाग डांस हो गया। वैशाली विप्लव की तरफ देखते हुए बोली, अब जाकर चुपचाप चार्ली को पकड़ कर ले आओ, वरना काकी सास देखेगी ना तो तुम और तुम्हारे ये चार्ली दोनों घर से बाहर हो जाओगे। विप्लव सीटी बजाता है तो चार्ली जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है। विप्लव दबे पांव अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वैशाली पिलर के पीछे से निकलकर नीचे आती है और अनजान बनते हुए शीतल से कहती है, ये क्या हाल बनाकर रखी हो पूरे घर का, तुमको साफ करने के लिए कहे थे, बर्बाद करने के लिए नहीं। तभी वहाँ पर घर के बाकी लोग भी आ जाते हैं। रचना शीतल को घूरते हुए बोली, ये सब क्या हाल बना कर रखा है तुमने।
शीतल लंबी सांस लेते हुए बोली, वो एक कुत्ता आ गया था और मुझे कुत्ते से डर लगता है। वैशाली एक नज़र मृत्युंजय और अमृत पर डालने के बाद शीतल से बोली, काहे खाली कुत्ते से डर लगता है, बागर, पिल्ले और नेवले से डर नहीं लगता? उनको तो बहुत देखती रहती है। मृत्युंजय अमृत घूर कर वैशाली की तरफ देखती है और वहीं सभी लोग कन्फ्यूजन में वैशाली को देखने लगते हैं। इधर सारंग, बिल्ला, अमृत और मृत्युंजय वैशाली को घूर रहे थे। वहीं शीतल रचना की तरफ देखते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही आंटी, सच में यहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता आ गया था। रचना शीतल को पूरे हॉल को दिखाते हुए बोली, क्या तुम्हें कहीं पर भी कोई कुत्ता नज़र आ रहा है? वैशाली हंसते हुए रचना से बोली, हा 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 हा, कभी कभी बूढ़ों में भी बचपना जाग उठता है, इसलिए सारे कभी मिट्टी में खेलने का मन किया होगा। वैशाली को गुस्से में घूरते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मृत्युंजय शीतल की तरफ देखते हुए बोला, पूरा घर साफ करो। उसके वैशाली की तरफ देखते हुए मैं बाहर कार में हूँ, वापी और अदिति को ले आओ। वैशाली अपना सिर हिलाती है और विप्लव के कमरे की तरफ चली जाती है। अमृत मृत्युंजय से बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, रास्ते में मुझे ऑफिस में छोड़ देना। एक इम्पोर्टेंट केस आया है जिससे रिलेटेड मुझे बात करना है। मृत्युंजय अमृत की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, लेकिन आज तो संडे है ना, आज तो सबकी छुट्टी होती है, तुम्हारा क्यों काम है? अमृत मृत्युंजय को घूर कर बोला, मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो, अगर नहीं जाना है तो मैं अपनी कार लेकर चला जाऊँगा। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है, जिस पर अमृत स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद वैशाली, विप्लव और अदिति नीचे आ जाते हैं। विप्लव शीतल को देखता है तो उसे हंसी आ जाती है, लेकिन वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए जल्दी से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा विला से बाहर आ जाता है। वैशाली मृत्युंजय की तरफ देखते हुए कहती है, गाड़ी में चलाओ। अमृत आते हुए कहता है, अवस्थी हाउस जाना है, कब्रिस्तान नहीं। वैशाली घर का अमृत की तरफ देखती है और उसे इग्नोर करते हुए जाकर बैक सीट पर बैठ जाती है। अमृत विप्लव की तरफ देखते हुए बोला, तुम आकर पैसेंजर सीट पर बैठो, मैं बैक सीट पर बैठूंगा। विप्लव अमृत की बात पर खुश होकर बोला, मैं भी आपसे यही कहने वाला था, क्योंकि मुझे बैक सीट पर बैठना पसंद नहीं है। इतना कहकर विप्लव जल्दी से पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। मृत्युंजय अमृत की तरफ एक नज़र देखने के बाद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और अमृत जाकर वैशाली के बगल में बैठ जाता है। अदिति वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, मुझे खिड़की के पास बैठना है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।